बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ हमारे जो कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं हमारी वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं। और आज का हमारा जो सेशन है ये सीनियर ऑडिटर के एक केस नंबर F487/2020 इस केस के ऊपर हमने बात करनी है और डिटेल से बात करनी है। तरतीब से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सके वो क्या वजह है, और जो रिजेक्ट हो चुके हैं उनकी वजूहात क्या हैं, और उसकी बेसिस पे फ़र्दर रिमीडियल एक्शन कोई पॉसिबल है या नहीं है, और जिनके नाम शामिल नहीं है वो उनके लिए फ़र्दर क्या करना चाहिए, वो क्या उनके पास एक अपॉर्चुनिटी। उनके लिए मेरे पास एक बड़ी गुड न्यूज़ है, लेकिन उनको मैं एट द एंड रखूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की थी, इसीलिए वो इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। सो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो बातें हम बताएंगे इंशाल्लाह आपकी भी एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये बातें आपको भी फ़ायदा देंगी। ये इररेलेवेंट नहीं है कि आपका नाम अगर इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सका तो आपको इस ट्यूटोरियल से क्या फ़ायदा। सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और जो अभी तक फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं जो सीनियर ऑडिटर के लिए इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं और उनका शौक़ है सीनियर ऑडिटर बनना, उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है। और एट द एंड ऑफ द टाइम मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज़ शेयर करूँगा जिससे आप लोगों के लिए एक और फ्यूचर में एक बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्टिव है। अच्छा जी, केस नंबर जब भी आप कम्युनिकेट करें, एक तो ये बात होगी सबसे पहले कि जो इस लिस्ट में शामिल हैं जिनको इंटरव्यू के लिए फ़ाइनली शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, अब फर्दर इनको ड्रॉप नहीं होगा, ये फाइनली इंटरव्यू में जाएंगे। तो अब आप लोगों के पास कोई अल्टरनेट या सेकंड ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप डेडिकेट होकर इंटरव्यू की तैयारी करें, जो कि हम कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये तो हो गई नंबर 1, आप इस लिस्ट में जो शामिल हैं। दूसरे नंबर पे जो लोग ये समझते हैं कि जी रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑडिटर ये पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, सही है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की डिपार्टमेंट की ही वैकेंसीज़ हैं। और इन्हीं के लिए जो फर्दर प्रोसीजर जो होगा, ये जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इनका तरतीब क्या होगी। अब कई सारे एस्पिरेंट्स इस खुश फहमी का शिकार हो जाते हैं कि हमारा चूँकि नाम टॉप पे है तो मैं टॉपर हूँ इनमें से। ऐसी बात नहीं है, ये आपके रोल नंबर की तरतीब से आपका रिज़ल्ट अरेंज किया गया होता है। हो सकता है कि जो नंबर 5 पे यहाँ पे सामने टॉप पे आ रहा है जिसका रोल नंबर 5 है, ये टॉप पे हो सकता है एट द बॉटम हो। सो ये कहीं पे भी नहीं जिक्र कि आप इस पोजीशन पे हैं, और ना ही FPSC ये चीज़ डिक्लेयर करता है। जब तक आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट रिकमेंडेशन की लिस्ट लगती है तो वो मेरिट वाइज होती है। अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें आपकी FPSC अपलोड कर रहा होता है वो रोल नंबर की सीक्वेंस से होती हैं, और उसमें कहीं पे भी मेरिट की बात नहीं हो रही होती। एक नंबर पे ये बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे पहले मैं ये थोड़ा सा रीड कर लूँ ताकि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड एंड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एज एंड व्हेन schedule subject to submission of attested copies with name stamp of attestation officer of the documents mentioned against their names. If any candidates with deficient documents have also been informed by post SMS email, तो SMS और ईमेल से भी आपको कह दिया गया है कि आपके ये डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट है और ये भेजें। तो दो सूरत हाल हैं कि जिनके डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट हैं वो बाय पोस्ट भी अपने केस के अगेंस्ट नंबर लिख के भेज सकते हैं। और ये बात कंफर्म रखें, जो भी चीज़ आपने भेजनी है अटेस्ट करवानी है, और अटेस्टेशन करवाते वक्त जो अटेस्टिंग ऑफिसर है वो बाय नेम उसकी स्टैंप होनी चाहिए और ग्रेड 17 का कम से कम होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजें, अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भी भेजते तो कोई भी मसला नहीं है, वो डॉक्यूमेंट अपने पास सेव रखें। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट अपना साथ लेते जाइएगा, और वहाँ पे जो क्लर्क होगा जो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा होगा, जिसके पास आपकी फ़ाइल होगी, वो आपसे पूछेगा कि जी आपका फ़लान डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट था वो किधर है, वो आप उसको बाई हैंड दे देंगे। अगर एक कापी उसको अभी भेज दें और साथ एक कापी
एडिशनल रख लें तो ये और भी बेहतर है कि कापी एडवांस में भी एक भेज दें, जिससे आप मुतमईन हो जाएंगे कि जो डॉक्यूमेंट एफपीएससी ने मुझसे मांगा था मैंने भेज दिया। अगर नहीं भेजेंगे तो कोई इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको बाय हैंड भी साथ लेके जा सकते हैं। सो ये जितने भी जिसके डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट यहाँ पे जिक्र है, किसी ने डीपीसी नहीं दी थी वो डीपीसी लेके जाए, और डीपीसी अगर किसी ने दी थी वो पुरानी हो चुकी है, अब नहीं वो फ्रेश कह रहे हैं तो वो लेके जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है जिसके अगेंस्ट जो चीज़ मैंशनड है। और ये वो लकी वन है जिनके इंटरव्यू कंडक्ट होने हैं, और इनके लिए अगेन ग्रेट चैलेंज है कि इन्होंने एक दूसरे से compete करना है, और ये वो करीम लोग हैं, इनमें से जो बेहतर करेगा वही फाइनल सिलेक्शन उसकी होगी। तो अब भी आप लोगों के लिए रेस्ट करने का टाइम नहीं है जो इस लिस्ट में शामिल हैं। सो खुश फहमी के शिकार में आपने बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना, बल्कि और भी जज्बे से मेहनत करनी कि आप कामयाबी की सीढ़ी से एक कदम पीछे हैं, और आपने फाइनली कदम जो रखना है कामयाबी की सीढ़ी पे, वो आपने एक स्टेप और लेना है, और ये वो स्टेप है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सीनियर ऑडिटर की ये है कि आपकी नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन भी इम्प्रूव की जाती है, और फर्दर ये कि आपके जो है वो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, पोस्टिंग्स वगैरह भी इसमें मामला होता है। कई सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके रिज़ल्ट भी मैं शो करूँ, और साथ में आपका जो रिजेक्टेड वाले हैं उसकी बारी आ जाएगी, और फिर एट द एंड जिनका इस लिस्ट में शामिल नाम नहीं हो सका, उनका जो मैंने आपसे वादा किया था कि एक अच्छी न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। बस आप ट्यून अप रहिएगा मेरे साथ ही, और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको लिस्ट में इसलिए शो कर रहा हूँ कि लेटर ऑन सम टाइम ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जिनको ये लिस्ट मिल नहीं रही होती, और फिर वो देखना चाहते होते हैं मेरा कहीं इसमें नाम था या नहीं था। तो इसलिए मैं इसको स्क्रॉल सारे रिज़ल्ट को कर रहा हूँ ताकि जब भी बाद में कोई हमारा एस्पिरेंट देखता है इसमें, तो वो इसको प्रॉपरली सारे नाम देख सके कि वो कहाँ पे मौजूद था। सो इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है, बस जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और फर्दर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिनके रिजेक्टेड हैं वो वजह क्या है, और वो पर्सनल हियरिंग के लिए कैसे जा सकते हैं, वो तरतीब भी मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारे बस पेज एक दो ही और रह गए हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं 393 आई होप सो हैं। चलिए जी, एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों को बहुत मुबारक देता हूँ, जो हमारे एस्पिरेंट्स जो थैंक्स कहते हैं, जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि अप्रिशिएट करते हैं तो थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, बट ये है कि हमने तो सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन देनी होती है, हमने चीज़ें आपके लिए आसान करनी होती है। चीज़ें याद करना, टाइम देना, डेडिकेट होकर रहना, ये आप लोगों की ही मेहनत है जो अल्टीमेटली आप ये कुछ परफॉर्म करते हैं। कई सारे एस्पिरेंट्स वो भी होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, हम गाइडलाइन वही दे रहे होते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते, तो वो इस शामिल नहीं होते। तो आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। सो अब ये जो ये कंप्लीट है, 393 की लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आ जाता है लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन रिजेक्टेड फॉर द रीज़न मेंशन्ड अगेंस्ट देम। सेम कैंडिडेट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड वाया पोस्ट, SMS, ईमेल। यहाँ पे देखें एक रोल नंबर, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। रोल नंबर यहाँ पे है। अब मुझे पेन ज़रा इसका एक्टिव करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ आपको चीज़ें शो कर सकूँ। सो ये है लिस्ट, और यहाँ पे हम अगर आते हैं तो यहाँ पे देखें ये है आपका रोल नंबर 001118। नाम इसका है अब्दुल रहमान, पंजाब से है, और इसका इंटरव्यू सेंटर था इस्लामाबाद का। रिक्वायर्ड डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है। रीज़न क्या है इन एलिजिबिलिटी की रिजेक्शन की? इन रिस्पांस टू FPSC नोटिस डेटेड 7/7/2022, यानी कि 7/7/2022 को नोटिस दिया गया था। डिड नॉट सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड टू डिटरमिन एलिजिबिलिटी, कि उसने ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, FPSC कह रहा है, तो उसने जो विद इन 15 डेज़ डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे थे, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब लेट्स सपोज 7/7/2022 को रिज़ल्ट आया था, डॉक्यूमेंट्स आए थे। अब वो ये शो करे कि उसको कोई भी ना तो पोस्ट मिली है इस ड्यूरेशन में, ना कोई SMS मिला है, और जो डॉक्यूमेंट्स उसने भेजे थे वो विद इन टाइम। अगला ऑप्शन ये हो सकता है कि जी मैसेज भी मिल गया और ईमेल भी मिल गई,
और रिज़ल्ट भी वेबसाइट पे अपलोड हो गया था। अदरवाइज़ तो वेबसाइट पे वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को खुद विज़िट करना होता है, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। जो पोस्ट आती है उस डेट से कहीं, अब देखें आपने अपने केस को लड़ना है। सो आप ये देखें कि आपने 7/7/2022 को जब डॉक्यूमेंट्स भेजे, आपने विद इन 15 डेज़ डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, उसकी आपके पास TCS की रसीद होनी चाहिए। UMS भेजा था या पोस्ट ऑफिस से नॉर्मली भेजा था, उसकी आपके पास रसीद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप ये समझते हैं कि आपके साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि FPSC की वेबसाइट से चालान फॉर्म डाउनलोड करना है और एक एप्लीकेशन लिखनी है और अपना केस नंबर वगैरह लिख के उसमें आपने पर्सनल हियरिंग के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस जमा करवानी है नेशनल बैंक में। जैसे कि आपने फ़ीस जमा करवाई थी, वो चालान और एप्लीकेशन आपने भेज देनी है किसको? FPSC को, इसी केस के अगेंस्ट फॉर द रीज़न ऑफ पर्सनल हियरिंग। वो आपकी फिर पर्सनल हियरिंग की डेट फिक्स कर देंगे जब आप लोगों के इंटरव्यू स्केड्यूल में आएंगे। आपको बताया जाएगा कि आपने फ़लाँ डेट को पर्सनल हियरिंग के आना है, तब जाके आप अपने डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट जो आपके ऊपर वजह रिजेक्शन की लगाई गई है उसके दिफा में आपने सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना है कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, अब ये FPSC को इंटरनली नहीं मिले या पोस्ट ऑफिस ने डिले की है, तो मेरा इसमें कोई मामला नहीं है। तो अगर आपका जवाब से वो मुतमैन हो गए तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और अगर आपसे मुतमैन नहीं हुए, आपका जवाब वैलिड नहीं हुआ और आप लॉजिकली ठीक ना हुए, तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या फर्दर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। सो जिनको ये लगता है कि यहाँ पे हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो लाजमी तौर पर पर्सनल हियरिंग के लिए जा सकते हैं। अब दूसरा केस देख लेते हैं। ओवर एज बाई 4 years 7 months and 24 days ऑन द क्लोजिंग डेट इवन आफ्टर शोइंग अलाउिंग 5 years जनरल रिलैक्सेशन। अब ये कहता है कि जनरल 5 year की रिलैक्सेशन दे भी दें तो भी इसकी एज ओवर है। अब वो बंदा कहता है जी मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इट्स मीन कि उसने DPC नहीं भेजी थी या NOC नहीं भेजी थी। अब वो ये चीज़ जो सर्विस में होने का क्लेम करके जाए और वो उसको प्रोड्यूस करे कि देखें जी मेरी इतनी गवर्नमेंट की सर्विस है और मैं एलिजिबल हूँ या मैं फ़लाँ कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या मेरे वालिद फ़लाँ थे और उसकी सर्विस की वजह से मुझे फ़लाँ रिलैक्सेशन मिलती है, मैं उसके लिए क्लेम कर रहा हूँ, तो उसको अकोमोडेट किया जाता है। मतलब उसके बेस करता है कि उसका लॉजिक क्या था। अगर लॉजिक ठीक है तो उसको अकोमोडेट कर दिया जाएगा, उसका इंटरव्यू होगा, और अगर नहीं है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। सो ये वो वजूहात हैं, आपको मालूम होगा आपका केस क्या था, वजह क्या थी, किसकी बेसिस पे आपको ड्रॉप किया गया। सो आपने उसी को जाके डिफेंड करना है। और अगर यहाँ पे रीज़न वजह आप वाकई सर्विंग नहीं थे और एज ओवर थी तो आप ड्रॉप, मतलब ये कि वजह उनकी ठीक है। अगर आपने कंटेस्ट करना है तो पर्सनल हियरिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा। तरीक़ेकार मैंने बता दिया आपको कैसे पर्सनल हियरिंग के लिए जाना है या अप्लाई करना है, और पर्सनल हियरिंग के लिए कब वो आपको बुलाएंगे वो अगेन आपको इंटीमेट कर देंगे। सो ये सारी की सारी जितनी जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बात है। और अब आपसे मैं जो है एट द एंड ऑफ दी जो चीज़ बात आपसे करनी थी वो भी करता हूँ, वो ये कि जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, परेशान आपने भी नहीं होना। परेशान क्यों नहीं होना? परेशान इसलिए नहीं होना कि कामयाबी की एक सीढ़ी तो आपने तय की, डॉक्यूमेंट्स तो आपने भेजे। अब देखें डॉक्यूमेंट्स में ना आने की क्या वजह होती है। देखें जी, आपकी FPSC में एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे FPSC ने 10 पोस्ट अनाउंस की, 10 पोस्ट अनाउंस की और 5 लोगों से उन्होंने डॉक्यूमेंट हर एक से मांगने थे। इट्स मीन कि 50 लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगने थे। अब यहाँ पे देखें, और उन 10 पोस्ट के अगेंस्ट 5 लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे और इंटरव्यू के लिए कॉल करना है 3 को, तो इट्स मीन 50 में से 30। अब पहला नंबर पे जो मेरिट वाइज होगा उसको ऑप्शन दिया जाता है, दूसरे को, तीसरे को, पहले 30 को ऑप्शन दिया जाता है, ओपन होता है, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स। अगर पहले 30 में से फ़र्ज़ किया 10 के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, रेलिवेंट तजर्बा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, तो यहाँ के 10 को जो 30 में से ड्रॉप होते हैं, तो यहाँ जो 30 से लेके यानी कि 31 से लेके 50 तक 20 लोगों के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होते हैं, वो फिर 31 से 40 तक के लोगों को ऑप्शन दिया जाता है। मज़ीद ड्रॉप होते हैं तो अगले को, तो जो डॉक्यूमेंट अगर पहले 30 के ही ठीक निकल आएँ तो बाद में जो अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिलती तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता। तो FPSC थोड़ा सा कुशन रख के लोगों से डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, इसलिए वो लोग लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो मेरिट में थोड़ा सा लो होते हैं। उनको ये वजह होती है कि फ़र्दर उन्होंने मेहनत करके टॉप पे आना होता है, उनको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि वो आने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में अच्छे नंबर लें और पहली वाली पोजीशन में आए कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, तो उनको ड्रॉप होने में
कोई जो वजह ना बने। सो आप लोगों ने क्या करना है, जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं वो लो इन मेरिट हैं और उनको अब नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी करनी है, जो कि सीनियर ऑडिटर की अब मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ 2 मिनट के बाद कि नई जो जॉब्स आने वाली हैं उनके बारे में आप कैसे अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो लो इन मेरिट हैं उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, खुद से कोई आता या कहीं रेलिवेंट चीज़ें नहीं पढ़ी थी तो सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। उनको अपने तरीका जो तैयारी करने का तरीका है उसको बदलना होगा, उनको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सो लो इन मेरिट कैंडिडेट्स जो कि फेल्ड हैं कैंडिडेट्स, उनका रिमेनिंग कैंडिडेट्स यानी कि एक तो लिस्ट में शामिल हो गया जिनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, दूसरे नंबर पे जो रिजेक्टेड हैं, अब कुछ तीसरे हैं जिनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे लेकिन वो शामिल नहीं है। रिमेनिंग कैंडिडेट्स इन दिस सब्जेक्ट केस आर लो इन मेरिट, या तो लो इन मेरिट हैं यानी कि मेरिट के हिसाब से, या फेल है। फेल होते तो वो उनको बुलाया ही नहीं जाता। सो लो इन मेरिट ज़्यादा चांस बनता है कि मेरिट में लो थे जो टॉप वाले थे उनको तो बुला लिया, फेल होते तो डॉक्यूमेंट्स ना मांगते, फेल तो पहले भी बहुत सारे हो चुके थे। सो आपने फेल पे नहीं ज़्यादा तवज्जो देनी, लो इन मेरिट पे बात करनी है। स्क्रीनिंग टेस्ट MCQ एग्जामिनेशन विल नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी कि उनके जो MCQ टेस्ट हुआ था उसमें लो इन मेरिट हैं दूसरों की निस्बतन, इसलिए उनको अब इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। इट मे बी नोटिस दैट नो फर्दर कम्युनिकेशन टू FPSC शैल बी मेड इन दिस रिगार्ड, कि वो लोग अब इस वजह से FPSC के साथ फर्दर कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि वो लो इन मेरिट क्यों है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, द नेम्स एंड नंबर्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स आर subject to modification after commission's decision on the representation and review petition if any of the rejected candidates in terms of सेक्शन 7/3 ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1977 कि उसके मुताबिक जो अपना हक इस्तेमाल करके रिप्रेजेंटेशन देता है पर्सनल हेयरिंग के लिए वो आता है और उसकी वजह लॉजिक जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। नंबर 5 क्या है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली फ्रिक्वेंटली विजिट FPSC वेबसाइट लिंक, यहाँ पे जो गिवन है एग्जाम्स GR के इंटरव्यू प्रोग्राम को देखते रहें और कैंडिडेट की जब लिस्ट लगती है और उसमें अपने आप को देखते रहें कि आपके केस का कब से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। तो ये AD जो हैं जो FPSC के उनके हैं साइन। अब चलते हैं जी आपके लिए जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था और जो इन लो इन मेरिट थे, रिजेक्टेड थे, उनके लिए क्या खबर है। उनके लिए खबर है कि CGA फर्दर जो है पोस्ट अनाउंस जल्दी ही हो जाएंगी, महीने बाद होती हैं, 2 महीने बाद होती हैं, 2.5 महीने बाद होती हैं, टाइम फ्रेम इसका मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता अभी, लेकिन ये है कि जॉब्स ये अनाउंस होंगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब कम्युनिकेट करती है कि एक डिपार्टमेंट, ये वजह क्या है, लेटर कहाँ से निकला है, जब एक डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज खाली होती हैं तो उसके जितने भी हेड ऑफिस के नीचे जितने वैली ब्रांचेज होती हैं उनसे मांगा जाता है कि आपको कितने फर्दर रिक्वायर्ड हैं जो आपके रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 जितने भी सबको जमा किया जाता है तो 50 करें, 100 करें, 200 करें या 500 करें, जितनी भी होती हैं उनका FPSC को कन्वे किया जाता है और फाइनेंस डिवीजन से उनके फ़ंड मांगे जाते हैं कि हमने इतने रिक्रूटमेंट करनी है, उसके लिए फ़ंड्स हमें अवेलेबल करें। और वो फिर फर्दर जो है इस्टेब्लिशमेंट जो MS विंग है वो आपसे फर्दर कुछ डिटेल्स मांगता है कि जी आपको ये पोस्ट क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, फर्दर हमें फलां चीज़ डिटेल दें। तो वो क्रॉसपॉन्डेंस जब विद इन डिपार्टमेंट होती है कि जी हमने ये रिक्वेजिशन भेजी थी कि हमें इतने सीनियर ऑडिटर चाहिए, लेकिन फर्दर गवर्नमेंट ने हमें ये क्वेश्चंस किए हैं, उसके लिए जो आपने पोस्ट मांगी थी आपका जो जवाब बनता है आप हमें भेजें। तो ये डिपार्टमेंट जो हेड ऑफिस अपनी डिपार्टमेंट्स को लिख रहा है ताकि वो उसके जो ऑब्जेक्शन लगा है या जो क्यूरी है फर्दर कोई डिटेल जो चाहिए वो डिटेल प्रोवाइड करें। क्यूरी नहीं है, रिजेक्ट होने के चांस नहीं है, फर्दर इनकी होगी डेफिनेटली। तो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA की जॉब्स होंगी। कम्प्लेक्स FBC बिल्डिंग सेक्टर 5/2 है, इस्लामाबाद का है और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने देखा है तो ये वैलिड है। तो फ़ोन नंबर वगैरह देखें, सारी चीज़ें। ये डेट है अक्टूबर की 19 को जो लेटर लिखा जा रहा है। फर्दर जो है ये यहाँ पे अगर आप देखें ये गजटेड वॉल्यूम है, यानी कि जो गजटेड पोस्ट हैं उनकी क्रॉसपॉन्डेंस हो रही थी और फर्दर इन्होंने अपने जितने भी ऑफिसेज हैं जिनसे इनको जवाब चाहिए था वो इन्होंने इनको लेटर लिखा है ताकि आप ये जवाब दें। अब आगे क्या है, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट 598 वैकेंट पोस्ट ऑफ सीनियर ऑडिटर्स। अब ये वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई है, ठीक है जी, BS 16 थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 598 यानी कि तकरीबन 600 CGA की आने वाली हैं। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू एनक्लोज हेयर विद
अ कॉपी ऑफ फाइनेंस डिवीजन एक्सपेंडिचर विंग इस्लामाबाद लेटर बेयरिंग। यहाँ पे जो लेटर फाइनेंस का है ये 10 अक्टूबर का है और ये यहाँ पे वैलिड हो जाती है कि 19 अक्टूबर को यहाँ पे ये फर्दर कम्युनिकेट किया जा रहा है, जो यहाँ पे 10 तारीख का लेटर आया हुआ था। इट इज़ स्टेटेड दैट अंडर मेंशन इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड सो दैट द कम्प्रिहेंसिव रिप्लाई टू सेड ऑब्जर्वेशन बी प्रोड्यूस, कि हमने जो जवाब देना है उसके लिए आप अपना इनपुट दें और भेज देते हैं हम। तो है क्या इस मांगा क्या कुछ गया है, ए समरी शोइंग डिसबर्समेंट ऑफ ERE एक्सपेंडिचर, नॉन ERE एक्सपेंडिचर, फेडरल गवर्नमेंट, ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज़ ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर। दूसरे नंबर पे है ईयर वाइज सैंक्शन, वर्किंग स्ट्रेंथ एंड शॉर्टेज ऑफ सीनियर ऑडिटर्स, कि आपकी जो शॉर्टेज है, स्ट्रेंथ कितनी आपकी अप्रूव्ड है। न्यू आइटम स्टेटमेंट NIS इशूड ड्यूरिंग 20 ईयर्स अगेंस्ट सीनियर ऑडिटर्स एंड वर्क फ्लो चार्ट बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट जूनियर ऑडिटर्स, सीनियर ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। As the matter is of very important nature, hence reply be submitted before 24th of October। तो अब 19 को लेटर लिखा गया है और 24 अक्टूबर से पहले पहले उनसे स्टेटमेंट मांग ली गई, यानी कि अक्टूबर में ये चला जाता है और नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली जो एंड पे पोस्ट अनाउंस होंगी तो उसमें ये ऐड होगा। सो ये अकाउंट ऑफिसर इनका है जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है और इसका ये लेटर है। सो अब 2-3 चीज़ें, एक तो हमने जो एड्रेस की थी, नंबर 1 आपने क्या करना है, जो शॉर्ट लिस्टेड हैं वो इंटरव्यू के लिए तैयारी स्टार्ट करें, जिसका कोर्स हमने आगाज़ कर दिया है। नंबर 2 जो रिजेक्टेड हैं वो पर्सनल हियरिंग के लिए जाएं, और नंबर 3 जिनके नाम लिस्ट में शामिल नहीं और न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो प्रिपरेशन करें जो नई आने वाली पोस्ट हैं, ताकि वो अपने मेरिट में अच्छी जगह बना के फर्दर क्वालिफाई कर सके और परेशान ना हूँ। एक कामयाबी का जो एक जीना आपने तय कर लिया, फर्दर उसके ऊपर ही आप जाएंगे, उससे बेहतर ही आप कर पाएंगे। तो हार्वर्ड अकेडमी का जो कोर्स अवेलेबल होगा वो हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होता है। और फर्दर आपने कोई करस्पॉन्डेंस कर दी हो या कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 033357062226। दो में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट जब भी हम कोई इसके बारे में आपको अपडेट दें, इन्फॉर्मेशन दें तो आपको फ़ौरन से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।